हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट किए थे। नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ कुछ टॉपिक कवर किए थे और कुछ कुछ टॉपिक अभी पढ़ाना बाकी है। तो उन सारे टॉपिक को जो बच गए हैं उसको आज के क्लास में कुछ कवर करेंगे, और जो आगे बच जाएंगे उसको इसी टाइप की सीरीज आएगा आपका पूरा पूरा क्या बोल सकते हैं कि पूरा प्लेलिस्ट आएगा। उस प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट क्या, बेसिकली हम चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं जहां तक पिछले क्लास में छोड़ा था। पहला कवर करेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे अच्छे से। फिर पढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट के बाद रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। इसके बाद देखेंगे कि जालियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि रॉलेट एक्ट या फिर रॉलेट सत्याग्रह जो चल रहा था इसको क्यों बंद कर दिए। उसके बाद यहां पर खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आज के क्लास में हम इन 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो आगे की वीडियो आएगी फर्दर टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बने रहेंगे इस सेशन में और समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से रॉलेट एक्ट को, रॉलेट सत्याग्रह को, जालियांवाला बाग इंसिडेंट को, खिलाफत मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, बिल्कुल आसान से शब्दों में। क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। रॉलेट एक्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट है क्या? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1919 में पारित एक एक्ट है। यह एक्ट क्या है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लीडर्स को बिना किसी ट्रायल का 2 साल के लिए जेल के अंदर प्रिवेंटिव डिटेन कर सकती थी इस लॉ के खिलाफ। रॉलेट एक्ट क्या है देखिए। तो रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पारित होता है। यह एक्ट बनता है 1919 में। इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी जो काफी भारत के जो लोग थे इसके खिलाफ हो गए थे। तो इस रॉलेट एक्ट में हम लोग देखे थे क्या, हम लोग ये देखेंगे कि इट अलाउड डिटेंशन ऑफ political prisoners without trial for 2 years। पहला चीज कि रॉलेट एक्ट के तहत जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इन सभी को डिटेन कर लिया जाता था बिना किसी ट्रायल के लिए 2 सालों के लिए। यहां पर हम लोगों ने यह भी देखेंगे कि ये जो रॉलेट एक्ट है इसमें क्या था, तो यहां पर अरेस्ट किया जा रहा था नेताओं का, अरेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट एनी वारंट। मतलब कि रॉलेट एक्ट के बारे में क्या पढ़े? पहला चीज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा आया, 1919 में आया।
बिना कोई दलील के, बिना कोई वकील के, बिना कोई गवाह के, बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई वारंट के भारत के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इन सभी को 2 साल के लिए डिटेन कर लिया जा रहा था, नजरबंद कर लिया जाता था। ये चीज क्या था? ये चीज था आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बताया। क्या बताया? तो इनको बताया कि एक काला कानून है। कैसा कानून है? एक काला कानून है। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जब लोगों को बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जाने लगा, तो इससे दुखी होकर, इससे गुस्से होकर जो महात्मा गांधी है एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करेंगे और उस मूवमेंट का नाम होगा रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। तो देखते हैं दोस्तों कि रॉलेट सत्याग्रह होता क्या है। यह भी जैसे कि आपने अभी पढ़ा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बहुत इजी टॉपिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या था? रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के वजह से जो इंडियंस थे वे काफी गुस्से में थे। रॉलेट एक्ट की वजह से इंडिया में काफी गुस्सा का माहौल था, काफी क्या थे? गुस्से में थे। तो इसके विरुद्ध में, इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह लाते हैं, लॉन्च करते हैं। और इस मूवमेंट के तहत भारत के अलग अलग इलाकों से लोगों को जोड़ा जाता है। महात्मा गांधी को लगता है कि अगर हम इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं तो हम अकेले काफी नहीं हैं कि हम इसको विरोध कर पाए। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? तो देश के अलग अलग इलाके से, अलग अलग स्टेट से लोगों को एकत्रित किया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। इसमें जो मुख्य रूप से नेताओं को जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था पंजाब के लीडर को। किनको जोड़ा गया था? तो लीडर्स ऑफ पंजाब। अब ये रॉलेट सत्याग्रह चल रहा है। रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1919 को, और ये स्टार्ट होता है एक हड़ताल के द्वारा। महात्मा गांधी और इनके साथ जितने भी लीडर्स होते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग के हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हो, ये सभी लीडर मिलकर के क्या करते हैं? तो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल चालू करते हैं। अब ये मामला पूरा गर्म हो चुका है, माहौल पूरा बन रहा है, पूरा लोगों के अंदर जानकारियां मिल गई है कि रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हो चुका है महात्मा गांधी के द्वारा। अब ये होगा कि महात्मा गांधी जब हड़ताल करेंगे और हड़ताल करने के बाद वो दूसरा हड़ताल करने दिल्ली जाएंगे, तो उनको दिल्ली में एंट्री करने से रोक दिया जाएगा इन ब्रिटिश के द्वारा। वहीं दूसरे ओर 10 अप्रैल को, कब? तो 10 अप्रैल 1919, ये दिन ऐसा है, इस दिन क्या होता है कि इस दिन अमृतसर के अंदर, अमृतसर जो कि पंजाब में है, इस अमृतसर के अंदर जो लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, ये लीडर क्या करते हैं? ये लीडर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोसेशन करते हैं और रोड के ऊपर रॉलेट एक्ट के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तभी क्या होता है कि यहां पर अमृतसर की पुलिस आती है और इन सभी सत्याग्रही जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इन सभी के ऊपर आकर फायरिंग करती है, गोलियां चलाती है। गोलियां चलाने की वजह से काफी सत्याग्रही वुंडेड, जख्मी हो जाते हैं और काफी सत्याग्रही ऐसे हैं जो यहां पर मारे जाते हैं।
अब इसका इंफॉर्मेशन फैलेगा, इंफॉर्मेशन फैलने की वजह से ये होता है कि अमृतसर के इलाके में या फिर उसके अगल बगल जो गांव था वहां पे रहने वाले लोगों को जब पता चलता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोसेसन हो रहा था, इस प्रोसेसन पे अमृतसर की पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, तो वे लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने की वजह से जितने भी सरकारी भवन होती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस हो गया, ऐसे ऐसे इलाकों पर तोड़फोड़ किया जाता है। तोड़फोड़ देखने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासक है, जो रूल कर रहा है कहां, अमृतसर के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है जो रूल कर रहा है कहां, अमृतसर के ऊपर, यह ऑफिसर क्या करेगा तो पूरे पंजाब के अंदर, पूरे अमृतसर के अंदर लगा देगा मार्शल लॉ। क्या लगा देगा? मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ ये होता है, मार्शल लॉ का मतलब ही होता है कि एक ऐसा कानून जहां सिर्फ मिलिट्री का चलेगा, जहां सिर्फ पुलिस का चलेगा और मिलिट्री और पुलिस के अलावा किसी का नहीं चलेगा। कोई भी जब भी कहीं मार्शल लॉ लगता है तो कोई भी व्यक्ति को ग्रुप में रहना नहीं दिया जाता, उसको अनिवार्य नहीं होता है। अगर कोई लोग ग्रुप में होते हैं तो पुलिस उस पर डायरेक्टली एक्शन लेती है। ऐसा माहौल बनाया गया कहां पे? तो अमृतसर के। अमृतसर में जो उस समय का जनरल था उसका नाम था जनरल रेनॉल्ड डायर नाम था। क्या नाम था? जनरल रेनॉल्ड डायर। इसको तो ये क्या करता है कि इस चीज को देखते हुए मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लगाया, उसके बाद क्या हुआ चलिए देखते हैं। अमृतसर जो कि पंजाब में है, बात है 13 अप्रैल 1919 का। एक और अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। और लगाया कौन है? तो लगाया है जनरल डायर। कौन लगाया है? डायर लगाया है। 13 अप्रैल को क्या होता है कि पंजाबियों का एक फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल को बोलते हैं बैसाखी। सीन यह है कि अमृतसर के अंदर एक ग्राउंड था, बेसिकली अभी भी है। इस ग्राउंड का नाम है जालिया वाला बाग। अमृतसर के अंदर एक ग्राउंड था जिसका नाम था जालिया वाला बाग। तो आज जो अभी हम लोग बेसिकली कंसीडर करने वाले हैं टॉपिक को, या कवर करने वाले जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ये बात है जालिया वाला बाग का इंसिडेंट के बारे में, जालियावाला बाग की घटना के बारे में। हुआ क्या था तो समझिए कि अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है। यहां का जनरल डायर लगा दिया मार्शल लॉ, जो कि अमृतसर पंजाब में है। डेट है 13 अप्रैल 1990 और पंजाबियों का त्योहार है बैसाखी का। तो बैसाखी त्योहार के दिन अमृतसर के जालियावाला बाग ग्राउंड में एक मेले का आयोजन होता है और ये हर वर्ष होता है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहां पर मेले का आयोजन होता है। तो बहुत सारे लोग जो अमृतसर के भी हैं या फिर बहुत सारे लोग जो अमृतसर के आसपास दूर दराज के इलाकों से लोग हैं जो आए हुए हैं यहां पर मेला को घूमने के लिए, मेला को देखने के लिए, बैसाखी त्योहार को मनाने के लिए। क्योंकि अमृतसर से दूर होने की वजह से इनके पास कोई प्रेस की वैसा कुछ था नहीं कि इनके पास तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाता। पहले के जमाने की कंडीशन कुछ और थी, तो इनको जानकारी नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग आए थे जालियावाला बाग ग्राउंड में यहाँ पर क्या करने, तो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमृतसर के इस जालियावाला बाग ग्राउंड के अंदर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी आए थे। और वे कौन लोग थे? तो यही के लीडर लोग था, लोकल लीडर लोग थे। और ये लोकल लीडर लोग क्यों आए थे? तो बोला यह जाता है कि इसी रॉलेट एक्ट के तहत वहां पंजाब के दो लोकल लीडर थे। एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लीडरों की अरेस्ट कर दी जाती है इसी काले कानून के तहत। समझिए बात को, क्या बोले हम कि यहां पे कुछ लोग आए हैं मेला घूमने, फेयर मनाने, कुछ लोग आए यहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने,
क्योंकि सत्यपाल और जो किचलू जी हैं, जो सैफुद्दीन किचलू जी हैं, इन दोनों लीडरों की क्या हो जाती है, अरेस्टिंग हो जाती है, तो लोग उसका विरोध करने भी आते हैं। ये जो जालियांवाला बाग ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर बस एक एंट्री गेट है, और यही एंट्री गेट क्या है, इसी से लोगों को अंदर जाना है यहां पे, और इसी गेट से क्या आना है, बाहर आना, मतलब कि एग्जिट एंट्री बोल सकते हैं, एक ही ग्राउंड के अंदर है। और इस ग्राउंड के अंदर चारों तरफ से फोर्ट लगा हुआ है, 45 किया हुआ है, पूरे तरफ से क्या है, ब्लॉक है। यहां पर लोग आए हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को, कोई भाषण दे रहा है। इसकी जानकारी मिल जाती है किसको, तो मिल जाती है जनरल डायर को। जनरल डायर क्या करेगा, तो अपने सैनिकों के साथ आएगा और इस जालियांवाला बाग ग्राउंड के जो गेट है, एंट्रेंस गेट है, इसको ब्लॉक कर लेगा। इसको क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। इसके जो सेना है यहां पे ऐसे खड़ा हो जाएगी, हाथ में बंदूक ताने। जनरल डायर इनको किसी प्रकार का कोई पहले से कोई आदेश नहीं दिया, डायरेक्ट क्या बोला, तो बोला अपने सेनाओं को कि आप क्या करो, तो इनके ऊपर फायर ओपन करो, फायरिंग ओपन करो। इसकी बात सुनने के बाद, इसका जब बात डायर बोला, तो डायर के बातों को सुन के बाद इनकी जो आर्मी है ये लगातार 10 मिनट तक, कितने देर तक, तो 10 मिनट तक गोलियां चलाते हैं इस भीड़ के ऊपर। और भीड़ के ऊपर गोलियां चलाने की वजह से यहां पर 100 की संख्या में लोग मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। ये डेटा बताता यह है कि अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर डेटा देखेंगे, तो ये बताते हैं कि इस समय 379 लोगों को मारा गया था। डेथ हुई थी कितने लोगों को, 379 लोगों को। और जख्मी कितने लोग हुए थे, तो लगभग 1200 लोग क्या हुए थे, जख्मी हुए थे। ऐसा बोलना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन जो इंडियन के बड़े बड़े, इंडिया में रहने वाले बड़े बड़े लीडर्स थे, इनका मानना यह था कि मरने वालों की संख्या 379 नहीं बल्कि 1000 के आसपास है, और घायल होने वालों की संख्या 1200 के आसपास नहीं बल्कि 1500 के आसपास है। बोला यह भी जाता है दोस्तों कि जब यहां पे इंसिडेंट हुआ, जालियांवाला बाग की घटना हुआ, तो जालियांवाला बाग की घटना में बहुत सारे लोग तो थे जो मारे गए थे इन अंग्रेजों की गोलियों के द्वारा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में यह बोला जाता है कि इसी जालियांवाला बाग ग्राउंड में एक कुआं भी था। इस कुएं के अंदर जान बचाने के लिए लोग कूदे। क्यों कूदे, लोगों को लगा कि ऊपर गोली चल रहा है, अगर हम अभी कूद जाएंगे, गोली जब बंद हो जाएगा, हमको तैरने आता, हम यहां से निकल जाएंगे। बात लेकिन यहां पर यह नहीं था। अगर एक आदमी कूदा, इसको देखते हुए दूसरा आदमी भी कूद गया उसके ऊपर, मुंडी के ऊपर, देखा तीसरा आदमी करे वो कूदा, उसके ऊपर एक और कूद गया, फिर उसके ऊपर और कूद गया, जो नीचे कूदा था वो दब के मर गया, उसके ऊपर और कूदा 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 कूदा, बहुत सारे लोग दब के मर गए, सफोकेशन से मर गए, और जो ऊपर बच गया इसको मार दिया इस जनरल डायर की सेना ने। इस घटना को भारत में आजादी की एक लॉ बोल सकते हैं, अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरे भारतीयों को एकजुट करने की एक घटना बोल सकते हैं कि यही वो घटना था, यही वो इंसिडेंट था जिसके विरोध में लोग एकजुट खड़े हुए, और लोगों को लगा कि नहीं अब ये बहुत हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत कर दी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब इंडिया छोड़कर जाना ही होगा, हमारे देश में आजादी आना ही होगी। तो देखिए अमृतसर में क्या हुआ कि जब ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, तो जो लोग थे यहां पर, आसपास के जो लोग थे जो इसमें सम्मिलित नहीं थे, तो जब उनको खबर मिला कि ऐसा ऐसा चीज हुआ है जालियांवाला ग्राउंड में, जालियांवाला बाग ग्राउंड में, तो ये लोग क्या किए, तो जितने भी ऑफिशियल्स बिल्डिंग थे, जितने भी आसपास के थाना थे, जितना भी इन लोग को मिलता कि कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस कर्मचारी है ब्रिटिश का, इन लोग मार देता, उसको पकड़ता, दौड़ा देता, खदेड़ देता। ऐसे हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सभी इनको बोला गया कि उपद्रवी हैं, इनको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी कड़े कदम उठाती है, और उस कड़े कदम के तहत इनके साथ जो बर्ताव किया जाता है यह काफी निंदनीय बर्ताव था। क्या बर्ताव किया गया, तो पहला चीज कि जो भी लोग, जिनको भी चिन्हित करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, या भी जो भी लोग देखते हैं, पाए जाते हैं, इन जो यहां पर जो चीजें हो रही थी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पकड़ के लाती, उसकी नाक को जमीन पर रगड़ने के लिए विवश करती। दूसरे बात,
कि ये लोग जितने भी लोग थे, इन सभी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट आदेश दी कि जहां भी पुलिस देखो तो सलाम साहेब बोलना है। क्या बोलना है? सलाम साहेब बोलना है। ऐसा माहौल यहां पर बन गया। ब्रिटिश के पुलिस के द्वारा आसपास के जो विलेज थे, जो गांव थे, उन गांवों के अंदर बॉम्बिंग की गई, बमबारी की गई, जिसके कारण यहां का जो हालत है ये काफी अस्त व्यस्त, त्रस्त, बर्बाद हो गया। महात्मा गांधी को इसकी जानकारी मिलती है। महात्मा गांधी ने सोचा कि जिस मूवमेंट का, ये महात्मा गांधी कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट किस बेसिस पर था? तो दो बेसिस पर था, सत्य और अहिंसा। मतलब कि हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का मानना था कि हम जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे, ये मूवमेंट चलेगा नॉन वायलेंस तरीके से, लेकिन यही मूवमेंट अब वायलेंस का रूप ले लिया है। किसका रूप ले लिया है? वायलेंस का। महात्मा गांधी को इसकी काफी आहत होती है, काफी पीड़ा होती है। इस सभी चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी जो सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे थे पूरे भारत के अंदर, उस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। उस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जालियांवाला बाग इंसिडेंट। ये था आपका जालियांवाला बाग इंसिडेंट। होप आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि जो आगे का टॉपिक होगा उसको ऐसे ही आसान आसान शब्दों में इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पहला चीज हम लोग पढ़ा। पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा रॉलेट एक्ट के बारे में, फिर पढ़ा रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, 6 अप्रैल को लागू हुआ जो भी चीजें, फिर पढ़ा हमने जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। आगे का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है खिलाफत मूवमेंट। क्या नाम है? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट था क्या? तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो ओटोमन टर्की है, ओटोमन टर्की, ये भी पार्टिसिपेट किया था। और वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटेन है, ये भी क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ओटोमन टर्की हार गया था, ब्रिटेन क्या हो गया था? जीत गया था। खिलाफत मूवमेंट को समझते हैं कि ओटोमन टर्की को क्यों कंसीडर कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, ब्रिटेन को क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जो ओटोमन टर्की है, ओटोमन टर्की इसका जो हेड था उसको बोल रहे थे खिलाफत। उसको क्या बोल रहे थे? खलीफा। उसको बोल रहे थे खलीफा। और ये खलीफा जो होते थे, माना यह जाता था कि खलीफा जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो मुस्लिम समुदाय का धार्मिक हेड होते हैं। क्या होते हैं? तो रिलीजियस हेड होते हैं। कौन? ये खलीफा। खलीफा क्या होते हैं? तो रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। उस समय जब ओटोमन टर्की हारा तो मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं डर था कि इनका जो खलीफा है, इस खलीफे के पावर को सीज कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसको देख करके 1920 में भारत के अंदर जो लोग थे, ये सभी लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। भारत के अंदर जो मुस्लिम लोग थे ये क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। तो होता यह है कि 1920 में अपने खलीफा को बचाने के लिए भारत के लोग बॉम्बे के अंदर, कहां पे? तो बॉम्बे के अंदर एक कमिटी का फॉर्मेशन करते हैं। उस कमिटी का नाम होता है खिलाफत कमिटी। उसका नाम होता है खिलाफत कमिटी। और इस खिलाफत कमिटी को जो लीड करते हैं, उन लीडर का नाम होता है शौकत अली एंड मोहम्मद अली।
शौकत अली एंड मोहम्मद अली। देखिए क्या स्थिति क्या है देश में, एक तरफ महात्मा गांधी कर रहे हैं सत्याग्रह मूवमेंट, दूसरे तरफ ओटोमन टर्की हार गया है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट खलीफा के ऊपर सेंसस थोपने वाली है, सेंसस इस पे लगाएंगे। यहां पर बॉम्बे के अंदर शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। उसी समय महात्मा गांधी को लगता है कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर दबाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ करना है, कुछ कदम ठोस उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को यूनाइट होना पड़ेगा। मतलब कि अगर भारत में आजादी चाहिए तो आजादी सिर्फ हिंदू के प्रयास से नहीं आएगा, आजादी सिर्फ मुस्लिम के प्रयास से नहीं आएगा। इंडिया के अंदर अगर आजादी चाहिए तो यह आजादी आएगा हिंदू और मुस्लिम के दोनों के प्रयास से आएगा। तो महात्मा गांधी को इस समय एक ऑप्शन मिल गया कि क्यों ना हम यही खिलाफत जो मूवमेंट चल रहा है, इस खिलाफत मूवमेंट के आड़ में हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करें। तो देखिए क्या करते हैं महात्मा गांधी। यहां पर खलीफा के बचाने की तो बात चल ही रही थी। होता यूं है कि महात्मा गांधी मिलते हैं, महात्मा गांधी मिलते हैं जाकर के किससे? तो महात्मा गांधी मिलते हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली से। मिलके बोलते हैं कि देखिए हम मूवमेंट चला रहे हैं, आप मुस्लिम सपोर्ट हमको दीजिए, आप मूवमेंट चला रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हम अपना हिंदू सपोर्ट क्या करेंगे? आपको देंगे। इस तरीके से मोहम्मद अली और महात्मा गांधी के नेतृत्व में मूवमेंट चला। उस मूवमेंट को बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह मूवमेंट खलीफा को बचाने के लिए किया गया था। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है कि खिलाफत मूवमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वाई नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन पहला चीज की क्यों, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों आएगा? तो 1909 में महात्मा गांधी एक बुक लिखते हैं। एक क्या करते हैं? बुक लिखते हैं। इस बुक का नाम होता है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी 1909 में एक बुक लिखते हैं। इस बुक का नाम होता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक में महात्मा गांधी ये बताते हैं कि जो ब्रिटिश का एग्जिस्टेंस है इंडिया के अंदर, ये एग्जिस्टेंस हम इंडियन के कॉपरेशन की वजह से है। मतलब कि अगर इंडिया हमारे यहां है तो इंडिया हमारे कॉपरेशन की वजह से है। जिस दिन हम इन ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना छोड़ देंगे, उनके साथ ट्रेड करना छोड़ देंगे, उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं को खरीदना छोड़ देंगे, उन ब्रिटिशर्स को टैक्स देना छोड़ देंगे, तो जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में उसी दिन से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है तो मेहमान आपके कॉपरेशन की वजह से है। आप जब तक कॉपरेट कर रहे हैं, आपके घर में है, आप कॉपरेट करना बंद कर देंगे, वो आपके घर छोड़कर चला जाएगा। उसी प्रकार महात्मा गांधी को लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस इन इंडिया इज ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, एंड व्हेन वी स्टार्ट to do non-cooperate with them, they will go from our country। ऐसा मानना था कि इनको, ऐसा मानना था अपने महात्मा जी को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो होता यह है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब चालू हो जाता है
और चालू कैसे होता है? तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर जितने भी भारतीय लोग थे, ये लोग बहिष्कार करते हैं विदेशी वस्तुओं का, फॉरेन चीजों का, फॉरेन गुड्स का क्या किया जाता है पूरी तरह से? तो पूरी तरह से बहिष्कार किया जाता है। जैसे कि जितने भी फॉरेन क्लोथ हैं, जो भी पढ़ते हैं, पहनते हैं, क्या पहनते हैं, जो भी अपना तो इंडियन स्टाइल का कल्चर था। क्या कल्चर था अपना? कि भैया साड़ी पहनना है, धोती पहनना है, मस्त रहना है। ये तो ब्रिटिश वाले उधर से पता नहीं कहां से चीज ला कर दे दिया कि अब जींस पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, प्लाजो पहनेगा, कुर्ता पजामा पहनेगा, ये सारा चीज। तो जितने भी ब्रिटिशर्स का जो सामान था, गुड्स था, उसको बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ जितने भी ब्रिटिशर्स क्लोथ थे, फॉरेन क्लोथ थे, उसको ह्यूज बोन फायर में डाल दिया गया। उसको मतलब कि जैसे समत होता है ऐसे होली वाला, तो होलिका जिसको बोलते हैं, होलिका जैसे कपड़ों को एक जगह जमा करके आग लगा दिया गया था। कब? तो एट ए टाइम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय महात्मा गांधी। जो कॉन्सेप्ट लिखा गया था कहां? हिंद स्वराज बुक के अंदर। पहला चीज ये। दूसरा चीज कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये सिर्फ कपड़ा जलाने से खत्म नहीं होगा। तो खत्म कैसे होगा? तो इसके साथ साथ जितने लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, उन सभी लोगों को कोऑपरेशन करना बंद करना पड़ेगा। तो पहला चीज क्या हुआ? कपड़ा जला दिया। दूसरा चीज क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये इंडियंस लोगों को टाइटल देके रखी थी, कुछ कुछ टाइटल्स, नवाब का टाइटल, तो ये वो जो भी चीज होता, तो बोला कि हम टाइटल का क्या करेंगे? त्याग कर देंगे। टाइटल का क्या करेंगे? तो इंडियन के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो टाइटल दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टाइटल दी थी, उन सभी टाइटलों को वापस कर दिया गया। दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या हुआ यहां पर? तीसरा चीज यह हुआ कि जो भी बच्चे स्कूल जा रहे थे ब्रिटिश स्कूल के अंदर, उन सारे स्कूल को छोड़ दिए, घर पे आ गए, मजा कर रहा है। जितना बच्चा, जितना टीचर्स स्कूल में जा रहा है पढ़ाने के लिए, वे टीचर अपने पोस्ट रिजाइन कर दिया। जितने वकील जो कि लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे, कहां पे? तो कर रहे थे कोर्ट के अंदर, ब्रिटिश कोर्ट के अंदर, वे लीगल प्रैक्टिस करना क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो ये सारे तमाम चीजें हुई कहां? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। लेकिन यहां पर कुछ कुछ जो लीडर थे, किसका लीडर? तो मुस्लिम लीग या फिर कांग्रेस के लीडर। तो कांग्रेस के लीडर के आपस में ही क्या हो गया? मतभेद हो गया। क्या मतभेद हुआ था? तो पहला चीज मतभेद हुआ था इलेक्शन को लेकर के। जैसे कि महात्मा गांधी का मानना था कि जो काउंसिल का इलेक्शन होता है, जिसको ब्रिटिश लोग करवाते हैं भारत में प्रत्येक साल, उस काउंसिल इलेक्शन का क्या होना चाहिए? बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा लाया गया चीजें था। लेकिन भारत में ही कुछ लीडर ऐसे थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, इन सब का मानना था कि काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि हम क्या करेंगे? तो हम उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उस इलेक्शन में जाएंगे, जीतेंगे, और जीतने के बाद जब उसका पार्ट बनेंगे, सिस्टम का पार्ट बनेंगे, तो हम लोग अंदर से सिस्टम को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इस बात को लेकर क्या हो गया? मतभेद हो गया पार्टी के अंदर ही, लीडर के बीच में। लेकिन ईयर आता है 1920। 1920 में एक कांग्रेस का सेशन होता है। कांग्रेस का क्या होता है? सेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर। कहां होता है? नागपुर के अंदर। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा लाया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी के साथ साथ भारत के तमाम जो लीडर थे, तमाम जो मुस्लिम लीग या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे, उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, उनके द्वारा उस पर सहमति जताई गई थी। तो दोस्तों, यह था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आज के लिए इतना ही। और जो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में किस टाइप से हुआ, फिर पढ़ेंगे कि गांव में कैसे हुआ, फिर पढ़ेंगे कि जो लोग जंगल में रह रहा है, ट्राइबल्स ग्रुप रह रहा है, वहां पर इस तरह के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको कैसे परफॉर्म किए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला तो जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, जो असम के अंदर चाय की खेती कर रहे हैं, उन सभी प्लांटेशन वर्कर्स लोग के अंदर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर क्या भावना थी, वहां पर किस तरह से इस चीजों को परफॉर्म किया गया था, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम अभी पढ़ा देंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।